हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 27 मार्च 2025 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे, SC स्टेज HC's इनह्यूमन रिमार्क ऑन रेप अटेम्प्ट। तो अभी कुछ दिन पहले हमारे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वहाँ के एक जज हैं मनोहर नारायण मिश्रा, उन्होंने एक रेप केस पर अपना जजमेंट देते हुए रेप के लिए बहुत डेरोगेटरी शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं यहाँ पब्लिक डोमेन में हम बता भी नहीं सकते, बट जो न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है उस हिसाब से हम बताते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे स्टेड एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर ऑफ March 17 which concluded the mere grabbing of breast of minor victim, यानी कि जो हाई कोर्ट है वो कह रहा है कि ग्रैबिंग ऑफ ब्रेस्ट ऑफ माइनर विक्टिम रेप नहीं माना जा सकता, रेप अटेम्प्ट नहीं माना जा सकता। ब्रेकिंग द स्ट्रिंग ऑफ हर पायजामा, ब्रिंग डाउन हर लोअर गारमेंट आर नॉट सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू रेप। इनका कहना है कि किसी माइनर विक्टिम के ब्रेस्ट पकड़ना, उसका जो इनर बियर है उसको पुल डाउन करना, ये रेप करने के लिए जो सफिशिएंट कैटेगरी है उसमें हिट नहीं करती। तो अगर कोई पर्सन ऐसा करता है तो उसको रेप की कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता। तो इन्होंने ये रिमार्क दिए। अब इस ऑर्डर पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ले लिया। सुओ मोटो लेते हुए जो ये ऑर्डर पास किया गया था, इस ऑर्डर पर क्या लगा दिया, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने लिटरली इलाहाबाद हाई कोर्ट और उन जज को, मनोहर नारायण मिश्रा को फटकार लगाई है। उन्होंने सीधे बोला है कि द जज शुड हैव थॉट 10 टाइम बिफोर राइटिंग सच थिंग। उन्होंने बोला कि किसी भी जज को, जज एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होती है, जज एक ऐसी पोस्ट होती है जिसको पूरा इंडिया, सब लोग जिसको ऑनर करते हैं, सब लोग जिसकी तरफ कैसे देखते हैं, हाई रिगार्ड से देखते हैं, उस जज को इस तरह के शब्दों का, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करते हुए कम से कम 10 बार सोचना चाहिए। ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है BR गवई की, उसमें उसने सुओ मोटो लिया था। तो BR गवई ने एक बोला है कि ऐसा भी नहीं है कि जज के सामने अभी ये केस आया, ये केस जज के सामने नवंबर 2024 से चल रहा है। उसके बाद भी इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाना, ऑर्डर में इस तरह के स्टेटमेंट देना अपने आप में बहुत ज़्यादा इंसेंसिटिव है और अपने आप में क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है जुडिशरी के लिए। द बेंच सेड व्हाट मेड इट वर्स वाज ऑर्डर वाज नॉट डिक्टेटेड बाय जज ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। द केस वाज सर्व फॉर ऑर्डर्स इन नवंबर 2024। द ऑर्डर पास्ड ऑन March 17। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि March 17 को जो ऑर्डर दिया गया वो नवंबर 2024 से पेंडिंग है। तो ऐसा नहीं है कि ऑर्डर लिखने के लिए जज के पास टाइम नहीं था या जज ने जल्दबाजी में कोई ऑर्डर दिया है। जज के पास पूरा टाइम था एक सेंसिटिव ऑर्डर लिखने का। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे स्टेड एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर ऑफ March 17 विच कंक्लूडेड मेयर ग्रैबिंग ऑफ, इस पे स्टे लगा दिया गया। द डे आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट टुक सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ ऑर्डर, ए बेंच हेडेड बाय जस्टिस BR गवई, सुप्रीम कोर्ट की बेंच को हेड कर रहे थे BR गवई, said observation made by single judge bench of Justice Ram Manohar Narayan Mishra of High Court were totally insensitive, inhuman and unknown to the tenet of law। इन्होंने कहा है कि भाई इंसेंसिटिव है, और इंसेंसिटिव ही नहीं है, इनह्यूमन है। आप क्या कर रहे हो, जो किसी भी गर्ल को, किसी भी विक्टिम को जो इंसिडेंसी ट्रॉमा दे सकते हैं, है ना। लाइक इन्होंने क्या बोला है कि मेयर ग्रैबिंग द ब्रेस्ट ऑफ माइनर विक्टिम, है ना। इन्होंने बहुत आसानी से कह दिया, बट सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप जिसे नॉर्मली डिक्टेट कर रहे हो वो किसी के लिए ट्रॉमा हो सकता है। आप क्या कह रहे हो कि ब्रेकिंग द स्ट्रिंग ऑफ हर पायजामा, किसी के पैजामा की स्ट्रिंग को ब्रेक करना, जिसे आप कह रहे हो कि इसे रेप का क्राइटेरिया नहीं माना जा सकता, ये भी किसी के लिए ट्रॉमा का क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। आप कह रहे हो ब्रिंग डाउन हर लोअर गारमेंट, किसी के लोअर गारमेंट्स को उतारना, कह रहे हो कि आप इसे रेप का क्राइटेरिया नहीं मानते हो, बट ये किसी के लिए भी क्या हो सकते हैं, ट्रॉमा का रीजन हो सकते हैं। कोई भी पर्सन ट्रॉमा में जा सकता है, लॉन्ग टर्म ट्रॉमा में जा सकता है अगर किसी के साथ इस तरह के इंसिडेंसेस हो जाएं। और आप कह रहे हो कि आप
इन तीनों क्राइटेरियाज को रेप के लिए जो सफिशिएंट पैरामीटर क्राइटेरिया है वो नहीं माना जा सकता। तो डे बाय डे अभी लगभग लास्ट मंथ जो मार्च का मंथ है हमारी जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया है। पहले जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के जज उनके यहाँ पे बर्न करेंसी मिलना बहुत सारी, उसके बाद हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये जज राम मनोहर नारायण मिश्रा के ये रेप के ऊपर ऐसे स्टेटमेंट ये कहीं ना कहीं हमारी जुडिशरी के ऊपर डेंट लगाते हैं। आज भी हमारे इंडिया में अगर बात किया जाए तो इंडियन आर्मी के बाद सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन जुडिशरी को माना जाता है। बट इस तरह के जो इंसिडेंसेस हैं, इस तरह के इंसेंसिटिव ऑर्डर्स हैं, फैसले हैं, डिसीजंस हैं, वो कहीं ना कहीं डेंट लगाते हैं लोगों के मन में। ये डाउट पैदा करते हैं कि हम जिस पर ट्रस्ट कर रहे हैं लंबे समय से, जिसके ऊपर हमारा पूरा जस्टिस डिपेंड करता है, क्या वो बाकी में राइट पर्सन है, राइट इंस्टीट्यूशन है। तो इस तरह के क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये मामला अभी से आया और अभी से चल रहा था, बहुत सालों से चल रहा है ये। नवंबर 2021 में ये केस हुआ था। उसके बाद जनवरी 12, 2022 को जो विक्टिम की मदर थी उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल करी एक स्पेशल जज के सामने पॉस्को एक्ट के अंडर में, एंड मार्च 2022 को स्पेशल जज ट्रीट द एप्लीकेशन एज कंप्लेंट। जो स्पेशल जज है उसने जो एप्लीकेशन को कंप्लेंट की तरह ट्रीट किया। जून 2023 आफ्टर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट द स्पेशल जज इशू समन्स टू द एक्यूज, है ना, स्पेशल जज ने समन भी एक्यूज को दे दिए। नवंबर 2024 में हाई कोर्ट के सामने आया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आया, और मार्च 17 में आप इस तरह का फैसला दे रहे हो। नवंबर 2024, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 5 महीने थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास इस केस को अच्छे से गो थ्रू करने के लिए, अपने ऑर्डर को लिखने के लिए। बट जैसे कि हमें पता है जुडिशरी में पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, और पेंडेंसी का रीज़न क्या है कि कहीं ना कहीं जो जजेज हैं, है ना, बहुत सारे जजेज पंक्चुअलिटी के साथ उस काम को नहीं कर रहे हैं। तो जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, जब हम पंक्चुअलिटी के साथ काम नहीं करते हैं तो फिर हमें जल्दी में काम करने पड़ते हैं, और जल्दी में हमें काम करने पड़ते हैं तो इस तरह के ऑर्डर हमारे मुंह से निकल जाते हैं, इस तरह के जजमेंट हमारे मुंह से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जुडिशरी, पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन को क्या होना पड़ता है, असेम्ड होना पड़ता है। पॉस्को एक्ट, क्योंकि मामला विक्टिम से जुड़ा हुआ है तो जान लेते हैं ये पॉस्को एक्ट क्या होता है। पॉस्को एक्ट स्टैंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉस्को एक्ट। ठीक है, 2012 में इसको बनाया गया था, एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है। इट वाज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट, pornographic violations, as well as to establish a special court for such trials. In 2019, the act was amended to strengthen the penalties for specified offences in order to deter abusers and promote dignified upbringing. 2019 में इसको क्या किया गया, अमेंड भी किया गया था। की प्रोविजंस, इसकी अगर की प्रोविजंस की बात करें तो ये जेंडर न्यूट्रल लेजिस्लेशन है, यानी कि ये सिर्फ किसकी बात करता है, माइनर की बात करता है। गर्ल है, बॉय है, ये मैटर नहीं करता। द एक्ट डिफाइन चाइल्ड एज एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 18। इसके अलावा नॉन रिपोर्टिंग इज क्राइम, अगर आप क्राइम को रिपोर्ट नहीं करते हो तो उसे क्या माना जाएगा। अगर आप किसी माइनर के अगेंस्ट अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है और अगर आप उसे रिपोर्ट नहीं करते हो तो इसे अपने आप में क्या बनाया गया है, क्राइम बनाया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आए और क्राइम को रजिस्टर करवाएं। नो टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग अब्यूज, यानी कि इसमें कोई टाइम लिमिट दी ही नहीं गई है। आप कभी भी अगर आपके साथ अब्यूज 10 साल पहले भी हुआ है तब भी आप उस अब्यूज की रिपोर्ट क्या कर सकते हैं, लिखवा सकते हैं। तो कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। कीपिंग विक्टिम आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कहता है कि जो विक्टिम है, माइनर है, उसकी आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखने का प्रोविजन भी करता है ये पॉस्को एक्ट। ठीक है, तो ये पॉस्को एक्ट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम फ्रांस। नॉन परफॉर्मिंग असेट ऑफ बैंक्स एट मल्टी ईयर लो, प्रॉफिट अप फ्रांस मिनिस्टर। तो अभी हमारी फ्रांस मिनिस्टर इन्होंने कई सारे बिल मूव किए जिसके थ्रू क्या करना है, बहुत सारे जो बैंकिंग एक्ट हैं उनमें अमेंडमेंट्स करने हैं ताकि उन्हें आज की ज़रूरतों के हिसाब से बनाया जा सके, क्योंकि नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। द राज्यसभा ऑन वेडनेसडे passed the banking regulation bill that amends several provisions of some 5 acts in the sector.
terming the bill unique, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said her reply that 19 sections of the act would be impacted by the amendment. ठीक है, इन्होंने बताया कि भाई जो बैंकिंग रेगुलेशन बिल है इससे क्या क्या चेंज होने वाला है। इसी रो में इन्होंने बताया कि हमारे इन्हीं एफर्ट की वजह से जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो अपने ऑल टाइम किस पे आ गए हैं, लो पर आ गए हैं। इन्होंने बताया है 2024 में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो कितने पर आ गया है, 2.5% पर आ गया है। द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट of scheduled commercial banks were at multi-year low of 2.5% in September 2024 as a result of these effort। और इन्होंने बोला है कि इतना ही नहीं, एनपीए ही नहीं कम हुआ है, एनपीए के साथ साथ बैंक अब प्रॉफिट में आने लगे हैं। लास्ट ईयर बैंकों को कितना प्रॉफिट हुआ है, 1.41 लाख करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो इन्होंने ये डिस्क्रिप्टिव वे में बताया कि हम ये जो अमेंडमेंट है इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि जो एनपीए है ना उसका जो रेशियो है, परसेंटेज है, उसको और डिक्लाइन किया जा सके, बैंकों को एक ना मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जा सके। क्या होते हैं ये एनपीए एक्चुअली? एनपीए स्टैंड फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब देखो, अगर हम इस टर्म को ब्रेक करें तो इसमें दो चीजें निकल के आ रही हैं, एक तो नॉन परफॉर्मिंग और दूसरा असेट। ठीक है, तो नॉन परफॉर्मिंग एंड एसेट। अब असेट क्या होते हैं? एसेट क्या होते हैं भाई? एसेट और लाइबिलिटी के बारे में हमने सुना होगा। तो असेट कोई भी ऐसी थिंग, कोई भी ऐसी चीज जो हमें एक कॉन्टिन्यूस प्रॉफिट देती है, जिसका प्राइस जो है बढ़ता रहता है। ठीक है, अगर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपने आज एक बाइक खरीदी, तो बाइक आपका एसेट है या लाइबिलिटी है? ठीक है, तो अगर मैं उस बाइक मैंने जो बाइक आज खरीदी है, अगर मैं उसको 1 महीने बाद बेचता हूं, मान लो मैंने 10,000 रुपए की बाइक खरीदी, अगर मैं उसे 1 महीने बाद बेचता हूं तो कोई इसे 10,000 की परचेज करेगा, 12,000 की परचेज करेगा? नहीं, 10,000 से कम में ही परचेज करेगा, 8K की। तो क्या मेरी बाइक मुझे कुछ इनकम दे रही है? सर्टेन इनकम नहीं दे रही है, तो बाइक जो है एसेट नहीं है, ये लाइबिलिटी है। ऊपर से इसकी सर्विस पे खर्चा करना पड़ेगा, पेट्रोल पे खर्चा करना पड़ेगा, है ना, तो ये एसेट नहीं, लाइबिलिटी है। अगर मान लो मैंने लैंड परचेज किया, लैंड मान लो 10K का ही लैंड परचेज किया, तो अगर मैं इस लैंड को 3 साल बाद बेचूंगा तो क्या मुझे 10K मिलेगा या 10K से ज़्यादा मिलेगा या 10K से कम मिलेगा? ऑफ कोर्स 10K से ज़्यादा ही मिलेगा, 12K भी मिल सकता है, बट 10K से कम तो किसी भी कीमत पे नहीं मिलने वाला। तो क्या देखो, लैंड क्या है, मेरी वैल्यू को बढ़ाते जा रहा है। जो मैंने जिस वैल्यू पे परचेज किया था उस वैल्यू को क्या करते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। तो लैंड क्या है, एसेट है। तो एसेट कोई भी ऐसी चीज, गोल्ड आपने परचेज किया, गोल्ड आज जिस कीमत पे परचेज कर रहे हो, अगर 3 साल बाद बेचते हो तो गोल्ड की कीमत फॉर श्योर हाई जाएगी। डायमंड परचेज कर रहे हो, डायमंड की कीमत बढ़ती ही जाएगी, है ना। तो ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू बढ़ती जाए क्या कहलाती है, एसेट कहलाती है। अच्छा, अब ये बैंक के लिए एसेट क्या होता है? बैंक के लिए एसेट क्या होता है? क्या होता है बैंक के लिए एसेट? बैंक के लिए एसेट क्या होता है? बैंक के लिए एसेट होता है, देखो बैंक किस पे काम करता है, किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है? बैंक पैसे कैसे कमाता है? बैंक ने हमसे डिपॉजिट लिया और उसी डिपॉजिट को किस पे दे दिया, लोन पे दे दिया, है ना। और इस लोन से जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें से हमारा डिपॉजिट प्लस थोड़ा इंटरेस्ट हमें वापस कर दिया, प्लस प्रॉफिट बचा। मान लो 100 रुपए हमसे डिपॉजिट लिया और हमें प्रॉमिस किया बाय द एंड ऑफ द ईयर 110 रुपीज मुझे वापस मिलने वाले हैं। ऑन द अदर एंड किसी को लोन दे दिया 100 रुपीज का और उससे बोला कि बाय द एंड ऑफ द ईयर वी वांट 120 रुपीज। एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना, द लैंडर विल प्रोवाइड 120 रुपीज, जिसमें से 110 रुपीज किसको वापस कर देगा, मुझे वापस कर देगा बैंक। बैंक के पास क्या बचेगा, 10 रुपीज बचेगा, यही बैंक का प्रॉफिट है। तो बैंक का एसेट क्या है, उसका लोन। तो बैंक के लिए एसेट क्या है, लोन। अब नॉन परफॉर्मिंग लोन, अब हम ऐसे कह सकते हैं ना, नॉन परफॉर्मिंग लोन, है ना। तो परफॉर्मिंग लोन क्या होता होगा? परफॉर्मिंग लोन होता होगा कि जिसकी किस्त ईएमआई आ रही हो, और नॉन परफॉर्मिंग लोन जिसकी ईएमआई वगैरह कुछ आ नहीं रहा है वापस। तो ऐसे लोन्स जिन पर कोई भी रिटर्न ओवरड्यू, जिनका है ना बढ़ते जा रहा है, वापस ही नहीं आ रहा है, जिसकी ईएमआई हमें मिलनी बंद हो गई है, बैंक को मिलनी बंद हो गई है, ऐसे ही
लोन्स को क्या बोला जाता है, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोला जाता है। कितने दिन बाद नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया जाता है, कर देता है बैंक? 90 डेज के बाद, 90 डेज के बाद। ठीक है, अगर बात करें क्लासिफिकेशंस की कि कितने तरह का है, सब स्टैंडर्ड एसेट है ना, एनपीए को 12 महीने बाद सब स्टैंडर्ड एसेट डिक्लेयर कर दिया जाता है, डाउटफुल एसेट डिक्लेयर कर दिया जाता है आफ्टर 12 मंथ, लोन लॉस एसेट डिक्लेयर कर दिया जाता है आफ्टर, है ना, बियॉन्ड 2 मंथ, यानी कि मतलब 2 साल, लगभग 3 साल के बाद, है ना, इसको क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है, लॉस एसेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, चलो जल्दी से नेक्स्ट, पार्ट ऑफ पैटर्न ऑफ इशूइंग बाइस्ड असेसमेंट सेंटर रिपोर्टेड बाय यूएस कमीशन। ठीक है, तो यूएस की एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसका नाम है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी और इंडिया के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं, मतलब लिमिट क्रॉस कर दी हैं, बियॉन्ड द लिमिट उन्होंने बातें की हैं, जिसका जवाब हमारी फिनांस मिनिस्ट्री ने दिया है। तो इस रिपोर्ट में इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली गई। इंडिया के बारे में बोला गया कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ पर अटैक्स हो रहे हैं और डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, और इस अटैक और डिस्क्रिमिनेशन में इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, R&AW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये शामिल है। तो इन्होंने कहा कि रॉ को बैन कर दो। ठीक है, इसके अलावा इंडिया को अब हमें बहुत ज़्यादा स्पेशली ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया को हम उन्हीं नज़रों से देखेंगे जिन नज़रों से हम बाकी के दुनिया के 15 देशों को देखते हैं। यानी कि किस कैटेगरी में डालने की बात कर रहे हैं इंडिया को, ये कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न, सीपी में, सी में डाल दो इंडिया को। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बोला है कि देखो कैसे माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है। इन्होंने बोला है माइनॉरिटी को टारगेट किया जाता है यूएपीए के थ्रू, एफसीआरए के थ्रू एंड सीएए के थ्रू। ठीक है, यूएपीए, एफसीआरए और सीएए के थ्रू जो क्या किया जा रहा है, माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी इसमें ट्रैक कर लिया। इन्होंने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो खुद इलेक्शन जीतने के लिए क्या करते हैं, मेजॉरिटी अपीजमेंट की कोशिश करते हैं, मुस्लिमों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ हेटफुल रिटोरिक एंड डिसइंफॉर्मेशन अगेंस्ट मुस्लिम्स एंड अदर रिलीजियस माइनॉरिटी टुगेदर पॉलिटिकल सपोर्ट। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं इंडिया के बारे में, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा इस चीज़ के पीछे। और इन्होंने यूएस को बोला है कि देखो आप सबसे पहले इंडिया को इनकी जो R&AW है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंटेलिजेंस एजेंसी, इसको बैन कर दो। दूसरा, आप इन्हें हथियार बेचना बंद कर दो। आप जो इन्हें MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स बेच रहे हो ना, वो मत बेचो इन्हें, क्योंकि ये इसका इस्तेमाल कहाँ करने वाले हैं, माइनॉरिटीज पे करने वाले हैं। यानी कि पाकिस्तान, सीरिया से भी बुरी हालत में डाल दिया इन्होंने। ठीक है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी गवर्नमेंट इसको पढ़ के बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाएगी। इवन पाकिस्तान जो ये सब करता है वो भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो पाकिस्तान के जैसे एलिगेशंस लगा दिए हैं कि पीएम आपका इन्वॉल्व है, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी इन्वॉल्व है, और कौन कौन से जो कानून है यूएपीए, एफसीआरए, सीए के थ्रू टारगेट किया जाता है ना, इनको ड्रोन मत बेचो, ड्रोन भी किस पे इस्तेमाल करेंगे, माइनॉरिटीज पे इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह के रिमार्क पे इंडिया का एक है ना जो आउटरीच है वो आना बनता था। तो इसी को लेके हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन है रणधीर जायसवाल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, द USCIRF's persistent attempt to misinterpret isolated incidents and cast aspirations on India's vibrant multicultural society reflect a deliberate agenda rather than a genuine concern for religious freedom, External Affairs Ministry spokesperson Ranveer Jaiswal said, and calling a report a part of pattern of issuing biased and politically motivated assessment। इन्होंने बोला कि आपका जो रिटोरिक है ना, वो अगर सही में माइनॉरिटीज को, रिलीजियस माइनॉरिटीज को अगर कंसर्न होता, उनसे कंसर्न होता, तो आप सजेशन देते। आपका जो रिपोर्ट है, आपने जो रिपोर्ट पब्लिश की है, वो कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट से ज़्यादा एक क्या लग रहा है, एजेंडा लग रहा है, एक पॉलिटिकल एजेंडा लग रहा है, जिसमें आप किसी एक पार्टी को, एक पर्सन को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये कह के क्रिटिसाइज किया है रणधीर जायसवाल ने।
ठीक है। अब ये भैया डोनाल्ड ट्रंप को भी ये चीज़ें बहुत पसंद नहीं आई होंगी, डोनाल्ड ट्रंप को खुद ये यूएस सीआई अरब धीरे धीरे करके इनको बंद कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज उन्हें पता है उनमें ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा लेफ्ट लीनिंग उसके हैं, लेफ्ट लीनिंग माइंडसेट के लोग हैं, और ये क्या कर रहे हैं, दुनिया भर में जो भी राइट विंग सरकारें बननी है उनको क्रिटिसाइज करना ही बस इनका काम रह गया है। दैट इज वाई डोनाल्ड ट्रंप इवन ऐसी एजेंसीज को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए ये इंफॉर्मेशन है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के बारे में, देख लेंगे इसको। चलिए, जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस टू डिलीवर इंजन फॉर तेजस LCA MK1। तो अभी फरवरी में जब एरो इंडिया हुआ था तो हमारी इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को लिटरली क्रिटिसाइज कर दिया था। उन्होंने कहा कि बहुत ही इनकम्पिटेंट एजेंसी है ये, है ना। अब 1981 में 1980 में जो फाइटर जेट इन्होंने क्या किया था, इमेजिन किया था, उसको 2060 में डिलीवर कर पाए। एंड अब हमने सोचा कि 2016 से डिलीवरी इनकी स्टार्ट हो गई है, तो अब कॉन्टिन्यूस डिलीवरी होगी, तो ये कॉन्टिन्यूस डिलीवरी भी नहीं करके दे रहे हैं। इन्होंने हमें 12 तेजस प्रॉमिस किए थे इस साल, वो भी हमें नहीं दिए। तो ये कह के क्रिटिसाइज किया इंडियन एयरफोर्स के जो एयर मार्शल हैं AP सिंह, उन्होंने उसके बाद हाल ने इस चीज़ को लेके सॉरी बोला कि भाई हम इनकन्वीनियंस के लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनका भी कंसर्न अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। हम एक ऐसे लोकेशन पे रहते हैं जहां हम चारों तरफ किससे घिरे हुए हैं, एनिमीज से घिरे हुए हैं, हमारे नेबर से हमारे एनिमी है, तो हमें कभी भी 2 फ्रंट वॉर 3 फ्रंट वॉर या 4 फ्रंट वॉर लड़नी पड़ सकती है। ऐसे में अगर हमारी एयरफोर्स के पास सफिशिएंट क्वांटिटी में अगर फाइटर जेट नहीं होंगे तो कैसे होगी वॉर, है ना। और उस वॉर का रिजल्ट क्या होगा हम सबको पता है। तो इंडियन एयरफोर्स का कहना था कि भाई हमें ऑन एंड एवरेज हर साल 35 से 40 एयरक्राफ्ट चाहिए, और इसमें ऐसा अब हम 35 से 40 एयरक्राफ्ट हर साल परचेज करेंगे तो हमारा बजट कहाँ जाएगा, इतना बजट नहीं है हमारे पास। तो उन्होंने कहा था कि हॉल को चाहिए कि अपने काम में थोड़ी सी तेजी लेके आए, ये तो हमें 12 भी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, 35 तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो इसको लेकर क्रिटिसाइज किया था। तो उसके बाद हाल ने इस चीज़ को स्पीडअप किया और उन्होंने कहा कि हम इस साल के एंड तक हम आपको 12 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A आप तक पहुंचा देंगे। इसके लिए फिर जनरल एरोस्पेस, प्रॉब्लम क्या थी, हॉल ने यही तो बहाना दिया था। उन्होंने कहा कि जो जनरल इलेक्ट्रिक है USA की, वो हमें इंजन ही नहीं भेज रही, और इंजन नहीं भेज रही है तो हम कैसे फाइटर जेट बनाएं। तो अब जो जनरल इलेक्ट्रिक है उसने एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि अब सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो गई हैं, और अब हम आपके यहाँ पे क्या भेज रहे हैं, इंजन भेज रहे हैं। क्या नाम है इंजन का, F404 IN-20 इंजन। और इस साल कितने भेजे जाएंगे, 12 भेजे जाएंगे, और एक अभी सिप भी हो गया है, कुछ दिनों में आता ही होगा। तो आई होप अब जो तेजस LCA मार्क 1A है, ठीक है, इसका काम थोड़ा स्पीडअप होगा और इंडियन एयरफोर्स को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। 12 सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमारा एक पूरा का पूरा स्क्वाड्रन MiG-21 का बर्बाद हो रहा है, वो है ना, आउटडेटेड हो चुका है। तो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में तेजस की ज़रूरत है, बट 12 ये प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो 12 ही सही। बाकी हम पूरा इंडिजिनियस बनाते हैं इसको, तेजस को, बट हमारे पास क्या है, इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हमें अपने कावेरी इंजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसकी डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, सो दैट कि हम जो जनरल इलेक्ट्रिक वगैरह USA की जो कंपनियां हैं उन पर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर पाए। और मोस्ट प्रॉब्ली इनके पीछे कॉन्स्पिरेसी भी होती है, क्या पता USA की गवर्नमेंट ने बोला हो जनरल इलेक्ट्रिक को कि आप ये डिलीवरी थोड़ा डिले कर दो, सो दैट कि हम इनको कोई अपना फाइटर जेट पिच कर पाएँ, और इंडिया को मजबूरी में हमसे फाइटर जेट परचेज करना पड़े, क्योंकि इंडिया के पास शॉर्टेज तो है ही है। तो ये जो जियो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज हैं उनसे भी आप यहाँ इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि हो सकता है मे बी देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि US की गवर्नमेंट ने इसे रोकने की कोशिश की हो। ठीक है, बहरहाल चलो इस साल के लिए 12 इंजन हमें मिल जाएंगे, है ना, और आने वाले लगभग 3 सालों में ऐसे 40 इंजन हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करें तेजस हमारे एयरक्राफ्ट की, तो ये दुनिया का सबसे छोटा, इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट फाइटर जेट इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट इन इट्स क्लास कंटेम्प्रेरी सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। कौन सी जनरेशन का है, 4.5 जनरेशन का है। ठीक है, कौन बना रहा है इसको, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, और इसका जो
आउटले है वो किसने बनाया, बट ओबियसली बात है डीआरडीओ ने बनाया। और कब इसको इमेजिन किया गया था, 1980s में इसको इमेजिन किया गया था टू रिप्लेस मिग 21 एंड SU-7 फ्लीट। इंडियन एयरफोर्स में कब एंटर हुआ, 2016 में एंटर हुआ। इट इज इंडिया सेकेंड इंडिजिनस फाइटर जेट, सेकेंड है ना। एक और बना चुका है हमारा HAL जिसका नाम है HAL HF-24 मारुत। इट इज डिजाइन फॉर ऑफेंसिव एयर सपोर्ट, क्लोज कॉम्बैट, ग्राउंड अटैक। इट हैज 3 प्रोडक्शन मॉडल, तेजस मार्क 1, मार्क 1A एंड ट्रेनर वेरिएंट, ठीक है। इट इज पावर्ड बाई सिंगल ऑपरेटेड जनरल इलेक्टेड F404 GE1IN-20 इंजन, ठीक है। इट इज डिजाइन टू कैरी ए रेंज ऑफ एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, प्रिसीजन ग्राउंड वेपन्स। तो ये है हमारा तेजस मार्क 1। चलिए नेक्स्ट, चाइना, इट्स रशिया टाइज, मेन थ्रेट टू यूएस। यूएस की जो इंटेलिजेंस है उनकी एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने कहा कि देखो चाइना तो थ्रेट है ही है हमारे लिए, है ना। चाइना जो है एक थ्रेट है ही है हमारे लिए बहुत दिनों से, बराक ओबामा के टाइम से ही हमें पता चल गया था। बट चाइना जिस तरह के अलायंसेस बना रहा है, सबसे बड़ा खतरा यूएसए के लिए वो कंट्रीज है। चाइना क्या कर रहा है, जिस कंट्री के साथ यूएस के टर्म्स खराब होते हैं, चाइना अपना हाथ लेके पहुंच जाता है और पैसे लेके पहुंच जाता है कि हैंडशेक करो, पैसे लो और पार्टनरशिप बनाओ। ऐसी ही एक पार्टनरशिप बनाई है इन्होंने श्रिंक नेशंस की। श्रिंक नेशंस कौन कौन से नेशंस हैं, श्रिंक, C फॉर चाइना, R फॉर रशिया, I फॉर ईरान, N के फॉर नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो ये ग्रुप बनाया है चाइना ने इनके साथ में, और जैसे जैसे हॉस्टाइल बढ़ते जाएंगे यूएसए के, ये ग्रुप भी क्या होता जाएगा, एक्सपेंड होता जाएगा। इस ग्रुप का कोई पर्पज नहीं है, ये इस ग्रुप का सिर्फ एक ही पर्पज है, अमेरिका को पसंद नहीं करते हो, कम बेदस, ठीक है। और यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट का ये कहना है कि ये ग्रुप डे बाय डे, क्योंकि देखो कंट्रीज कैसे हैं इसमें, चाइना डिक्टेटरशिप, नॉर्थ कोरिया डिक्टेटरशिप, रशिया डिक्टेटरशिप, ईरान ऑलमोस्ट डिक्टेटरशिप, अयतुल्ला खुमैनी, है ना, जो रिलीजियस लीडर होते हैं। तो ऐसे जब डिक्टेटर्स की एक ग्रुप बनेगा तो वहां पे क्या डिस्कशन होगा, वहां पर डिस्ट्रक्शन का डिस्कशन होगा बस। और ये जो ग्रुप है वो धीरे धीरे यूएसए के लिए खतरा बनते जा रहा है, और यूएस की इंटेल रिपोर्ट का कहना है यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन को कि बी अवेयर ऑफ दिस श्रिंक ग्रुप एंड चाइना एज वेल, ठीक है। चलो, तो ये रहा आज का द हिंदू एनालिसिस। मिलते हैं कल यानी कि 28 मार्च के द हिंदू एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।